गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा विषय है जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार कहते किसे हैं, जनसंचार लेखनी या उसे लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में आते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसी विषय को आज केंद्र में रखकर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जनसंचार को समझने से पहले संचार शब्द के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। संचार क्या है और जनसंचार माध्यम क्या है, ये क्या है, ये लेखन क्या है, ये क्यों कहा गया है। जनसंचार वो चीज़ है जो हमें लोगों से जोड़ती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भावों की अभिव्यक्ति होती है, या यूँ कहें कि विचारों का आदान प्रदान होता है, कोई सूचना है, जब हम बहुत से लोगों के बीच में उसे बांटते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब उसे पहुंचाने के माध्यम क्या होते हैं, उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। जैसे आप रेडियो, टेलीविज़न, जब हमें बहुत से लोगों तक अपनी कोई बात पहुंचानी हो, अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी हो, कोई सूचना पहुंचानी हो, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। संचार शब्द का अर्थ पढ़ते हैं। चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो किस धातु से, यानी चर धातु, जो संस्कृत की चर धातु है, उससे बना हुआ है ये शब्द संचार। इसका अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक व्यक्ति से या एक से अधिक व्यक्तियों से, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं को पहुंचाना, विचारों को पहुंचाना, भावनाओं को पहुंचाना या उनका आदान प्रदान करना, वो संचार कहलाता है। और इसी संचार को, यानी इसे लिखकर पहुंचाना या इसे दृश्य या श्रव्य माध्यम से, दृश्य माध्यम यानी जिसे देखा जा सके, और श्रव्य माध्यम यानी जिसे सुना जा सके। सूचनाओं, भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। तो इससे आप क्या समझें कि जो सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, हम उन्हें किन अलग अलग तरीकों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से बहुत से व्यक्तियों के बीच में पहुंचाते हैं। उसका जो संचार का माध्यम रहता है, पहुंचाने का माध्यम रहता है, वो क्या रहता है। या तो वो हम मौखिक रूप में यानी बोलकर बताते हैं, या हम लिख कर बताते हैं, या फिर हम देखने या सुनकर, दोनों का माध्यम प्रयोग करते हैं। देखने या सुनने में जैसे हम टेलीविज़न कह सकते हैं, टीवी जो है, दूरदर्शन है, वो एक ये माध्यम है जिसे देखा और सुना दोनों तरीके से जा सकता है। और श्रव्य माध्यम, जैसे आप रेडियो देख सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, हम उसे हम श्रव्य माध्यम कहेंगे। तो इसी के स्थान पे अब अगर आपको समझ में आया होगा तो संचार क्या है। संचार एक व्यक्ति से या एक से अधिक व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो संचार कहलाती है, या भावनाओं, सूचनाओं आदि की अभिव्यक्ति संचार है। और उसको पहुंचाने के अलग अलग माध्यम है, मौखिक, लिखित और श्रव्य, दृश्य आदि माध्यम है। संचार के विभिन्न तत्व क्या हैं, उसके स्रोत क्या है, कहाँ से आता है, कैसे लिखते हैं, किस तरह की रूपरेखा होती है संचार को, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। तो वो जो प्रक्रिया है किस प्रकार चलती है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। स्रोत, संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है और वह स्रोत है। तो जो व्यक्ति है वो अपना संदेश किसी अन्य तक पहुंचाना चाहता है, अपनी सूचना को प्रदान करना चाहता है, तो वो स्रोत है। यानी इसको आधार बनाकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ भेजी जा रही है। कोटिकृत या इनकोडिंग यानी संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। यानी जो हम संदेश भेज रहे हैं, या मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं जिस विषय में या जिस भाषा में बात कर रही हूँ उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, अन्यथा आप उसे नहीं समझ पाएंगे जो संदेश मेरे द्वारा भेजा जा रहा है। यानी प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है उस संदेश को, तो उसको उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है उस संदेश को समझने के लिए, इनकोड करने के लिए, जिसे डिकोड कहते हो आप, इसके लिए। तो क्या है,
संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। भेजने वाले को भी और जो प्राप्त करेगा संदेश उसको भी होना चाहिए उस भाषा का ज्ञान। संदेश, सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। तो जो हम संदेश भेज रहे हैं वो स्पष्ट और सीधा हो, अन्यथा बहुत से लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उसे बिल्कुल तराश के या कलिष्ट भाषा में लिखेंगे, मुश्किल शब्दावली में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या पहुंचा रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो वो बहुत से लोगों तक पहुंचना संभव नहीं है उस जानकारी का। तो हमें उस तरह का संदेश देना चाहिए। जब भी हम सफल संदेश वही है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सीधी और साफ स्पष्ट भाषा में दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाए। माध्यम, संदेश को किस माध्यम, अब हम संदेश को किस माध्यम से दे रहे हैं, किस माध्यम द्वारा पहुंचा रहे हैं प्राप्तकर्ता के पास, वो संदेश किन किन माध्यमों द्वारा जाता है। पहला टेलीविज़न, दूसरा टेलीफोन, तीसरा समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट। ये सारी रूपरेखा अपने मास कम्युनिकेशन जो मीडिया के अध्यक्ष होते हैं या मीडिया कर्मियों का जो काम होता है उनके आधार पर ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी बहुत से लोगों तक जो सूचनाएं पहुंचाने का काम है, अपनी भावनाओं को पहुंचाने का काम है, वो इन माध्यमों से होता है। जब हमें एक दो से अधिक व्यक्तियों तक संचार करना है या जन संचार करना है, बहुत से लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में, हजारों की तादाद में लोगों तक संदेश पहुंचाना है, तो वो माध्यम क्या होगा। या हम समाचार पत्र के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं, या हम टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, या फिर रेडियो या इंटरनेट। इंटरनेट जो आज की आधुनिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण संचार का जो एक विभिन्न तत्व और माध्यम के रूप में नज़र आता है, क्योंकि जो इंटरनेट है उस पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। डिकोडिंग, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। वही जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनकोडिंग, यानी इनकोडिंग कि जिस भाषा में भेज रहा है वो संचार, वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तो वही डिकोडिंग हो गई। उसे डिकोड करेगा वो, लिखते समय उसने इनकोड किया और पढ़ते समय उसने डिकोड किया। इनकोड यानी लिख के दे दिया, जिसे इनपुट और आउटपुट कहते हैं, उसी रूप में हम देख रहे हैं। तो डिकोडिंग, जब प्राप्तकर्ता के पास वो संदेश पहुंचा तो वो उसे समझ गया, उसमें निहित अर्थ को, जो उसमें अर्थ लिखा गया है, जो बात कही जा रही है वो उसे समझ गया, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो फीडबैक आप सबको पता है कि आपने सबने देखा है, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या कहीं भी किसी भी आधार पे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत से लोग फीडबैक मांगते हैं, यानी जो बात हम कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो सामने वाले तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंची या नहीं पहुंची, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम फीडबैक लेते हैं ताकि उसमें सुधार किया जा सके, या वो संदेश जो है वो सही मात्रा में पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका रिव्यूज़ लेने के लिए उसे कहते हैं फीडबैक। तो ये सारे संचार के तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं, किस प्रकार माध्यमों को बनाकर एक के बाद एक, यानी स्रोत जो संदेश भेजना चाहते हैं, इनकोड यानी हम जब उसे लिखकर या किसी भी रूप में भेज रहे हैं, संदेश, वो संदेश कैसा होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। माध्यम, किन माध्यमों से भेज रहे हैं। डिकोड यानी जब प्राप्तकर्ता ने उसे ले लिया तो फिर वो क्या समझा उससे। फीडबैक, उसके बाद वो जो संदेश है वो पूर्ण रूप से उसे समझ में आया ये नहीं आया, उस रूप में होता है। संचार के प्रकार क्या है, हम किस प्रकार अपने जो बात है या भावनाएं हैं या संचार किस प्रकार करते हैं, कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ किस प्रकार करते हैं। सांकेतिक संचार, या जब हम इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जब हम संचार करते हैं उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। या हम जब कोई चीज़ जो है वो इनकोड कर देते हैं, जब आप देखते होंगे कि जिस प्रकार जो पुलिस अधिकारी हैं या उन क्षेत्रों में किस प्रकार जो है सांकेतिक संचार भी होता है। एक स्थान से कोई खुफिया इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंचानी है तो उसे एक संकेतों के माध्यम से दिया जाता है, जिसे सामने वाला यानी प्राप्तकर्ता जो है वो डिकोड करता है और उन संकेतों को समझने का प्रयास करता है। मौखिक या अमौखिक संचार, मौखिक यानी बोलकर, अमौखिक यानी बिना कहे, आँखों के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से जो संचार करते हैं उसे अमौखिक कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार,
अंतर्वैयक्तिक संचार यानी बहुत से लोगों के बीच में संचार, एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में और दूसरे से तीसरे व्यक्ति के बीच में जब संचार होता है, कम्युनिकेट होता है, जो बात फैलती चली जाती है, वो हो गया अंतर्वैयक्तिक संचार। समूह संचार यानी बहुत सी जो जब सभा होती है या जब आप देख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि जो समूह संचार यानी सबके लिए वो इन्फॉर्मेशन है, केवल एक के लिए नहीं है। अंतर्वैयक्तिक में हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए होती है, यानी बिहार की है तो बिहार के संपर्क से जुड़ी हुई होगी या वहाँ के पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी। सामूहिक यानी वो सभी के लिए है। जनसंचार, जनसंचार समूह भी आपने देखा है। जनसंचार यानी कोई बड़ी घटना, जिस प्रकार आज आप कोरोना की देख रहे हैं, तो इस प्रकार की जो संचार से जुड़ी हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई जो संचार का माध्यम है, यानी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब पहुंचानी होती हैं तो हम जनसंचार करते हैं। जैसे मतदाता केंद्र होते हैं, तो जब हम किस प्रकार आप वोटिंग करते हैं, तो वोट जो है वो जनसंचार यानी सभी तक उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ पहुंचाना, वो जनसंचार हो गया। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार यानी जब व्यक्ति खुद से ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, यानी वो खुद से ही जब प्रश्न करता है, जब हम अपने मन में ही किसी बात को सोचते हैं और उसी की भाव अभिव्यक्ति या उसी के बारे में हम खुद ही निष्कर्ष निकालते हैं, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जनसंचार में जो इंटरनेट, टेलीविज़न के माध्यम से हम बहुत से अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल तक अपने संचार यानी कम्युनिकेट कर पाते हैं। समूह संचार, जैसा मैंने आपको बताया, चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, विचार विमर्श होता है बहुत सी सभाओं में बैठकर, उसे हम समूह संचार कहते हैं। तो ये हुए सारे संचार के प्रकार, अलग अलग प्रकार से संचार होता है, कम्युनिकेट करते हैं। संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य क्या हैं? किस कार्य मतलब क्या काम होता है इसका? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। तो जनसंचार का यानी बहुत बड़े लेवल पर यानी विशाल स्थिति के रूप में देखें जब हम, तो जब हमें बहुत से लोगों तक जब संचार पहुंचाना है, तो चाहे हम उसे माध्यम कोई भी लें, इंटरनेट लें, टेलीविज़न लें, या हम यूँ कहें कि रेडियो लें, ये जितने भी माध्यम हैं, इनके माध्यम से संचार, जनसंचार का कार्य क्या होता है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो या तो सूचना देना होता है, या किसी प्रकार की शिक्षा देना होता है, या मनोरंजन करना होता है। टेलीविज़न पे आप बहुत से धारावाहिक देखते हैं, तो मनोरंजन करना एक उनका कार्य होता है, लोगों तक पहुंचाना। एक एजेंडा तय करना होता है, कोई देश विदेश में कोई अभियान चल रहा है, उस अभियान के लिए जो लोगों को प्रोत्साहित करना, उससे जुड़ा होता है। निगरानी करना होता है, यानी हर जगह, हर स्थिति, हर क्षेत्र में देखना और हर स्थान पर देखना कि क्या चल रहा है, किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, हर क्षेत्र में अपना ध्यान रखना। तो जनसंचार इसका भी कार्य करता है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, आप सबको पता है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट की सुविधा से हो, टेलीविज़न की सुविधा से हो। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, हम जो कहना चाहते हैं, समाज में कोई संदेश देना चाहते हैं, तो हमें एक मंच उपलब्ध करता है जनसंचार। जनसंचार के आधुनिक माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट आदि। आप सबने देखा है, ये सारे माध्यम है जनसंचार तक यानी बहुत से लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो महत्वपूर्ण जो जनसंचार आधुनिक माध्यम है, मॉडर्न माध्यम है, पहला है समाचार, जो प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो जनसंचार का माध्यम रहा है वो समाचार पत्र रहा है, क्योंकि जो समाचार पत्र था वो सबसे पहले छपा था और उसी के थ्रू जो है, उसी के साथ जुड़े हुए आगे आगे ये माध्यम बनते चले गए। समाचार पत्र जो है एक लिखित माध्यम है, लिखित जनसंचार माध्यम है, जिसमें लेखनी के द्वारा लिख कर जो है संदेश को या सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पत्रिकाएं भी उसी का एक रूप है। टेलीविज़न आप देखते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। दृश्य यानी देख सकते हैं और श्रव्य यानी सुन सकते हैं। इसी की तरह सिनेमा भी, सिनेमा संदेश दे सकता है, मनोरंजन करने का एक माध्यम है। इंटरनेट, जहाँ हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम है। ये एक सवाल है।
हाँ बिल्कुल, जनसंचार की जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, क्योंकि उसके माध्यम से जो लोग हैं, जो आम जनता है, जिनके घर में टेलीविज़न या बड़ी बड़ी चीज़ें, इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, लेकिन समाचार पत्र आज देश भर में हर व्यक्ति के घर में पहुंचने का एक माध्यम है, जो सूचनाएं देने का, एक आदान प्रदान करने का एक मुख्य माध्यम है। पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। जो मैगज़ीन्स होती हैं यहाँ वो समाचारों को संकलित करती हैं, यानी इकट्ठा कर अपनी मैगज़ीन्स में छापते हैं। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। संपादित करना यानी जो एडिटर्स होते हैं वो छपने लायक बनाते हैं। उस खबर को किस प्रकार लोगों तक पहुंचाना है, इसका बखान उसमें किया जाता है। इस तरह का काम संपादक करता है। उसे तभी वो संपादित यानी एडिटिंग कर कर उसे छपने लायक बनाया जाता है कि वो सूचना या जानकारी समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने लायक है या नहीं है। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाते हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम संपादक करता है। तो संवाददाता आप सबको पता है कौन है, जो न्यूज़ इकट्ठी कर कर लाते हैं। तो जो वो लाते हैं उसे संपादक जो है, एडिटर जो है, वो एकत्रित करता है, व्यवस्थित करता है और उसे उसके बाद वो उसे छपने लायक बनाता है। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, परंतु भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। यानी जो सबसे पहला जो समाचार पत्रिका या अखबार जिसे आप कह सकते हैं, वो भारत में जो उसकी शुरुआत है वो 1780 में हुई और उसका नाम बंगाल गजट था, जो कोलकाता में यानी कैलकाटा में ये जो सबसे पहला अखबार निकला था। आज़ादी के बाद के जो प्रमुख समाचार पत्र थे वो कौन से थे? नवभारत टाइम्स, ये जो अब तक चल रहा है, जनसत्ता, दैनिक जागरण, ये आज़ादी के बाद के समाचार पत्र हैं। और आज़ादी से पहले जो पत्र पत्रिकाएं थी वो थी केसरी, हिंदुस्तान, हंस आदि। इसी के साथ संचार प्रक्रिया का एक नमूना आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे मैंने आपको समझाया कि क्या माध्यम होता है, कैसे संचार होता है, यानी कम्युनिकेट कैसे होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले स्रोत या संचारक, जिस विषय पर जो आदमी भेज रहा है उसका कि क्या स्रोत है, क्या सूचना या संदेश पहुंचाना है। फिर संदेश, भेजने वाला, फिर संदेश, क्या संदेश है उसका, माध्यम, अब वो किस माध्यम से वो संचार पहुंचा रहा है। प्राप्त करता है, यानी जिस तक वो पहुंचाना चाहता था वो प्राप्त करता। उसके बाद फीडबैक, किसने दिया? प्राप्तकर्ता ने। जिसको मिला वो उसे सही सलामत मिला, नहीं मिला उसे उसका अर्थ समझ में आया, नहीं आया। उसके बाद फीडबैक और उसके बाद फिर से स्रोत, यानी वो फीडबैक जो है वो किसके पास वापस जाता है? जिसने वो संदेश भेजा था। तो वो समझ पाएगा कि जो संदेश मैंने सामने वाले को भेजा है वो उसे समझ में आया है, नहीं आया। ये है कम्युनिकेट करने की एक प्रक्रिया। हम क्या माध्यम चुनते हैं, हमारा संदेश क्या है, हम उसे सरल भाषा में दे रहे हैं, ये सामने वाला उस भाषा को जानता है, नहीं जानता है, ये सारा एक रूपरेखा है, एक प्रकार है। आगे देखते हैं जनसंचार के माध्यम क्या हैं। अब जनसंचार के माध्यम, अब तक आपने सुना है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, वही है जनसंचार के माध्यम। यानी बहुत से लोगों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब कोई सूचना पहुंचानी है तो ये सारे माध्यम जो है उपयोग में लाए जाते हैं। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इससे पहले, रेडियो से पहले भी हम समाचार पत्र को देख सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्र जो है वो सबसे प्राचीन और पौराणिक है। यानी जो सबसे प्राचीन जो हमारा जनसंचार का माध्यम था वो सबसे पहला क्या था? समाचार पत्र था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो आज़ादी के बाद थी या जो आज़ादी से पहले की थी और वो किस प्रकार सूचनाएं देती थी। उसके बाद रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, सुन सकते हैं उसे। सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी सबके पास वो उपलब्ध होता है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आप देख सकते हैं, जो आज की परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे टेलीविज़न को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन रेडियो जो है अधिकतर हम सुन सकते हैं, हमारे मनोरंजक का साधन हो सकता है वो। और इसके साथ ही वो हमारे लिए, उसके लिए बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, टेलीविज़न के लिए जितनी है या सिनेमा देखने के लिए जितनी है। इसी के साथ 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है उसकी स्थापना जब देश में हुई
तो किस प्रकार जो है 650 से अधिक निजी जो रेडियो स्टेशन है आज वो हमारे देश में है, यानी 350 या 650 के लगभग जो है वो हमारे देश में निजी रेडियो स्टेशन हैं आज के समय में। ये जो 350 की जो गिनती यहाँ लिखी है वो बढ़कर अधिक हो गई है, लगभग इतने ही एक स्थिति देखी जा सकती है। तो रेडियो भी एक सफल माध्यम रहा है जनसंचार का। टेलीविज़न यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसकी विश्वसनीयता सार्वधिक है, यानी हम रेडियो पर केवल सुन सकते हैं, हम उस पर विश्वास करें नहीं करें, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है हमें पता नहीं है, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से हमारे सामने वो प्रूफ हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने उसका चित्र उपस्थित होता है। उस स्थान पर वो घटना घटी है नहीं घटी है, किस स्थिति में घटी है, उसके चित्र हमारे सामने होते हैं, तो वो हमें बरसों तक याद रहती हैं वो बातें। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस में टेलीविज़न यानी टीवी सेवा प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल से आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन का नाम दिया। यानी पहले आकाशवाणी था जो रेडियो के माध्यम से था, उसी को टेलीविज़न का जब रूप आया तो उसे आगे बढ़ाकर दूरदर्शन का नाम दे दिया गया। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। आप सबको पता है सिनेमा मनोरंजन भी करता है और ज्ञान और सूचना देने का, संदेश देने का कार्य भी करता है। सिनेमा का आविष्कार जो है वो थॉमस अल्फा जो एडिसन है उन्होंने किया है। भारत की पहली मूक फिल्म जो है वो 1913 में राजा हरीशचंद्र थी, जो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद भी 1931 में आई थी जो बोलने वाली स्वाक फिल्म के रूप में आई थी। तो इसी के साथ सिनेमा जगत की शुरुआत हुई, जो मनोरंजक और सूचना संदेश दोनों का एक साधन मात्र बन गया। इंटरनेट जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा सारे गुण इसमें मौजूद हैं, यानी सब कुछ किया जा सकता है। रेडियो का भी एक रूप हो गया इसमें, टेलीविज़न का भी रूप है, किताबों का भी, सिनेमा का भी, हर प्रकार का एक सुलभ कह सकते हैं आसान माध्यम हमें इंटरनेट के रूप में मिला, जो सबसे आधुनिक माध्यम है जनसंचार का। यानी मिनटों में ही हम, पल भर में ही हम बहुत सी खबरें जो है इसमें पढ़ सकते हैं और बहुत से मल्टीटास्क हम इस पर कर सकते हैं, बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहे जनसंचार के माध्यम। तो आज हमने जनसंचार माध्यम, संचार क्या होता है, संचार के कार्य क्या होते हैं और उसके माध्यम में या उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसकी रूपरेखा को समझा। ये बिल्कुल इनिशियल है, ये बिल्कुल शुरुआती ज्ञान है जो जनसंचार माध्यम का है। इसके आगे बहुत सी अन्य बातें हैं जो आपको जाननी होंगी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ इसी से जुड़ा हुआ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।